नमस्कार दोस्तों। आज है 26 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में किए गए शोध से किस दवा के बारे में यह पुष्टि हुई है कि इसके प्रयोग से कोरोना वायरस की संख्या बढ़ने से रुकती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या फिर HCQ, बी है रेमडेसिविर, सी है फेविपिराविर और डी है वैलिवेक्सिविन। और ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में उड़ीसा के कौन से शहर को नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय ने पूर्णतः सोलराइजेशन या फिर सौरीकरण करने की योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पुरी, बी है भुवनेश्वर, सी है कोणार्क और डी है कटक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है कोणार्क। देखिए हाल ही में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने क्या किया है, उड़ीसा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्णतः सौरकरण करने की योजना का शुभारंभ किया है। अब देखिए कोणार्क स्थित जो सूर्य मंदिर है, यहाँ मंदिर होगा, मंदिर का निर्माण 1236 से लेकर के 1264 ईसा पूर्व में गंगवंशी शासक नरसिंह देव के द्वारा किया गया था। देखिए कई एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में कहाँ पर स्थित है। पहली चीज है कि सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। कुछ एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है, कुछ एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि कब से कब तक निर्माण हुआ था। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने करवाया था, कौन से गंगवंशी शासक किसने करवाया था, नरसिंह देव ने करवाया था। और दूसरा ये है कि यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था, वो है 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। और एक क्वेश्चन और बनता है, वो बनता है कि यह मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो ऑप्शन उसका आंसर क्या होगा, कलिंग शैली में निर्मित है। तो देखिए क्वेश्चन कौन कौन से बन गए कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो आपको बताना है कोणार्क में। कब से कब तक हुआ था, 1236 से लेकर के 1264 ईसा पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। किसने करवाया था, नरसिंह देव ने करवाया था। कौन से शासक थे, वो गंगवंशी शासक थे। और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, 1984 ईस्वी को किया गया था। और किस शैली में निर्मित है, कलिंग शैली में निर्मित है। तो ये आपको सारे याद रखने हैं, एग्जाम्स में कई बार और काफी बार ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किए गए लोढ़ा समिति के अनुसार BCCI के अध्यक्ष बनने की अधिकतम उम्र कितनी निर्धारित की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 55 वर्ष, बी है 60 वर्ष, सी है 65 वर्ष और डी है 70 वर्ष। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है 70 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है कोरोना महामारी से उबरने के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश की सरकार ने राहत पैकेज के तौर पर अपने देश की GDP के अनुपात का सर्वाधिक योगदान किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जापान, बी है भारत, सी है जर्मनी और डी है USA। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है जापान। चलिए देख लेते हैं कि किस किस देश ने कितना कितना अपनी GDP का प्रतिशत जो है वो कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लगाया गया है। देखिए जापान जो है उसने कितना 21.1% जो कि सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका जिसने क्या है 13% लगाया GDP का। और उसके बाद है जर्मनी जिसका 10.7%। फिर आता है चौथे नंबर पर भारत का नंबर जिसने कितना लगाया है 10%। उसके बाद फ्रांस की तरफ से है 9.3%। कनाडा का 8.4%। फिर न्यूजीलैंड का कितना है 8%। उसके बाद है ब्राजील की तरफ से भी 8%। फिर है स्पेन ने 7.3%। देखिए इजराइल ने 7.1%। उसके बाद इटली जिसका 5.7% और इंडोनेशिया 5.3%। ब्रिटेन 5%। चीन 3.8% और रूस 2.8% और पाकिस्तान 2.6% और दक्षिण कोरिया 2.2%। तो दोस्तों क्या है, इस स्लाइड को आप रोक करके यहाँ पर जो GDP का शेयर है जितना इन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया है वो आप याद कर लीजिए। और याद करने के बाद इस पूरी लिस्ट को याद कर लीजिए। उससे ये होगा कि आपके एग्जाम में अगर पूछा भी जाता है तो आप आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की खुदाई के दौरान 500 साल पुरानी भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कौशाम्बी, बी है प्रतापगढ़, सी है बागपत और डी है मेरठ। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है कौशाम्बी।
देखिए कौशाम्बी जिले के कहाँ पर, मंझनपुर तहसील क्षेत्र के रसूलपुर बड़ गांव में क्या है, तालाब की खुदाई के दौरान 500 साल पुरानी भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। कितने साल पुरानी? 500 साल पुरानी। और किसकी? भगवान विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अब देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद कौन है? डीपी दुबे ने बताया है कि कौशाम्बी से मिली प्रतिमा हल्के स्लेटी पाषाण पट्ट पर तक्षण की बनी हुई है और यह प्रतिमा क्या है? चतुर्भुज भगवान विष्णु की है। किसकी है? चतुर्भुज भगवान विष्णु की है। कई बार एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि कौशाम्बी जिले में जो 500 साल पुरानी प्रतिमा मिली है वो किसकी है, और वहां ऑप्शन रहेगा कि चतुर्भुज भगवान विष्णु की, शिव की, या इस तरह से ऑप्शंस आगे हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए यह जो मूर्ति है वो कितनी है? 500 साल से ज्यादा पुरानी है। और इसमें क्या है? भगवान विष्णु किस मुद्रा में है? ये मुद्रा का क्वेश्चन भी बन सकता है कि संपाद मुद्रा में खड़े हैं और अधोवस्त्र में धोती पहने हैं, और बाएं से इनके हाथ में क्या है? शंख, चक्र और गदा है, और चौथा हाथ क्या है? वरद मुद्रा में है। तो जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो आपको इसलिए आपको ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत और चीन की सेना के बीच लद्दाख में कौन से झील के पास विवाद हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है चुगताश झील, बी है प्योंगयांग झील, सी है पंगोंग छो झील, और डी है पंगोंग सो झील। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है पंगोंग सो झील। चलिए बढ़ते हैं अपने सादे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत की सरकार ने ताइवान की राष्ट्रपति की वर्चुअल शपथ ग्रहण में अपने कौन से सांसदों को भेजा था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मीनाक्षी लेखी, बी है अनुराग ठाकुर, सी है राहुल कासवान, और डी है ए और सी दोनों को। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है ए और सी दोनों को। किसे किसे भेजा गया था? मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान को। देखिए हाल ही में ताइवान में जो राष्ट्रपति कौन सी है? त्साई इंग वेन, उन्हें अपने दूसरे कार्यकाल के लिए क्या है? शपथ ग्रहण की है। और यह शपथ ग्रहण क्या हुई थी? वर्चुअल हुई थी। और जिसमें क्या है? भारत की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों क्रमशः किसने मीनाक्षी लेखी तथा राहुल कासवान ने भाग लिया था। अब देखिए ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन, मतलब चीन क्या है? ताइवान को भी अपने देश का हिस्सा मानता है। देखिए चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए क्या है? सेना का इस्तेमाल करने पर भी जोर देती है। और ताइवान के पास क्या है? अपनी खुद की भी सेना है, और जिसे किसका समर्थन प्राप्त है? अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। देखिए इसमें तनातनी क्यों है ये भी एक बार आपको बता देते हैं। 1949 में क्या हुआ था कि माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाले कॉमिंगतांग सरकार का तख्ता पलट दिया था। अब जिसके बाद क्या हुआ था? चियांग काई शेक ने ताइवान द्वीप में जाकर अपनी एक सरकार का गठन किया था। और उस समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पास क्या था कि मजबूत नौसेना नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने क्या है? समुद्र पार कर इस द्वीप पर अधिकार नहीं किया था। और तब से क्या है कि जो ताइवान है वो खुद को क्या बताता है? रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है। रिपब्लिक ऑफ चाइना मानता है। कौन मानता है? ताइवान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के अनुसार आरोग्य सेतु ऐप द्वारा एकत्र किए गए डेटा को अधिकतम कितने दिनों तक रखा जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 30 दिन, बी है 60 दिन, सी है 120 दिन, और डी है 180 दिन। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 180 दिन। चलिए बढ़ते हैं अपने नवे प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय एयरटेल ने वाईएसजेन में 10% की हिस्सेदारी खरीदी है। अब वाईएसजेन क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्टार्टअप है, बी ऐप है, सी ऑटोमोबाइल कंपनी है, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं है। दोस्तों ये क्या है कि एक स्टार्टअप कंपनी है या फिर एक स्टार्टअप है। देखिए हाल ही में भारतीय एयरटेल ने क्या किया है कि वाईएसजेन में 10% की हिस्सेदारी खरीदी है, और वाईएसजेन क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टार्टअप है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर इंटेलिजेंस की स्पेलिंग गलत टाइप हुई है, इंटेलिजेंस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 10वां प्रश्न। हाल ही में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण डॉक्टर JN पांडे का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है चिकित्सा, बी है पत्रकारिता, सी है साहित्य, और डी है इतिहासकार। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है चिकित्सा। देखिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान या फिर एम्स के मेडिसिन विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर JN पांडे की कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण क्या है? मृत्यु हो गई। और जो डॉक्टर JN पांडे क्या है? भोपाल गैस कांड मामले में क्या है? एक विशेषज्ञ दल का ये हिस्सा भी रहे हैं। किस मामले में? भोपाल गैस कांड मामले में। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर,
जो है हाल ही में भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार की अनुशंसा के लिए सरकार ने किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है राकेश मोहन, बी है जवाहर सिंह बिष्ट, सी है राजेश भूषण और डी है अमित मालवीय। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है राजेश भूषण। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज में कुछ हद तक कारगर सिद्ध हो रही दवा रेमडेसिविर कौन से घातक रोग में दी जाती है? आपको बताना है कि रेमडेसिविर कौन से घातक रोग में दी जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मलेरिया, बी है इबोला, सी है इन्फ्लुएंजा और डी है चिकनगुनिया। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है इबोला। देखिए कोविड-19 के लिए नए टीके का निर्माण नजर नहीं आ रहा है। आपको पता है कि कोविड-19 के लिए अब तक कोई भी ऐसा टीका नहीं बना है जो कारगर सिद्ध हो पाया हो। और ऐसे में अब क्या है कि वैज्ञानिक इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अन्य बीमारियों में दी जाने वाली पुरानी दवाओं को से ही क्या इस बीमारी की कार्ड तैयार की जा सकती है। और इस कड़ी में क्या है कि एंटीवायरल रेमडेसिविर जो है वो संभावित दावेदारों की सूची में सबसे आगे है। कौन सी? रेमडेसिविर। देखिए रेमडेसिविर का प्रयोग किस में होता था? घातक इबोला वायरस के जो बीमारी थी उसमें किया जाता था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। जो है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? आपको बताना है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2 जून 2015, बी है 2 जून 2014, सी है 2 जून 2016 और डी है 2 जून 2013। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर भी दीजिए और साथ साथ में हमारे तो जो आप फीडबैक देना चाहते हैं वो फीडबैक दे सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।